नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। और राष्ट्रधर्म की शुरुआत करेंगे और आज राष्ट्रधर्म में एक ऐसी खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर हमारे देश में गरीबों की मदद के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ वाकई में उन तक पहुंच भी पा रहा है या नहीं, या ये दावे महज कागजी ही हैं। दरअसल यूपी के हमीरपुर जिले के कुरारा विकास खंड क्षेत्र के बेरी गांव में एक गरीब मजदूर का आशियाना बीती रात्रि बरसात के चलते भरभरा कर गिर गया, जिससे उसमें रह रहा गरीब मजदूर का परिवार बाल बाल बच गया, जिसे देख कतई यकीन नहीं होगा, लेकिन हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ गरीबों के पास ना तो ठौर ठिकाना है और ना सिर ढकने को छत है। मजदूरी कर परिवार का पेट पालना मुमकिन नहीं है। इस आशियाने में एक युवती अपने पिता और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है। आपको बताते चले कि खंडहर में तब्दील आशियाना अब रहने लायक नहीं बचा, लेकिन उसी छत के नीचे गुजर करने की इस परिवार की अब मजबूरी हो चुकी है, जो प्रशासन के साथ ही माननीयों की पोल खोलने के लिए काफी है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लोहिया व इंदिरा आवास योजना में पात्रता की सभी शर्त पूरी करने के बाद भी सूची में इनका नाम शामिल नहीं हो सका है, जिससे मजबूरी में सभी को जीवन बसर करना पड़ रहा है। वहीं बारिश के चलते दिहाड़ी भी नसीब नहीं हो रही, जिस कारण पिछले 2 दिनों में इनके इस आशियाने में ना तो खाना पकाया गया है और ना ही इनके पास अब खाने के लिए कुछ बचा हुआ है। आपकी क्या समस्या है? 3 दिन से बारिश हो रही है। हाँ। कुछ हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा। और बच्चे 3 दिन से भूखे डरे हैं। और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही? कुछ नहीं है। अच्छा। हमीरपुर जिले के कुरारा विकास क्षेत्र के बेरी गांव में एक गरीब मजदूर का आशियाना बीती रात बरसात के चलते भरभरा कर गिर गया, जिससे उसमें रह रहे गरीब मजदूर का परिवार बाल बाल बच गया है, जिसे देख कतई यकीन नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। यहाँ गरीबों के पास न तो ठौर ठिकाना है और ना ही सर ढकने को छत। मजदूर का परिवार पेट पालकर मुमकिन नहीं था। वहीं 2 दिन से हो रही बरसात के चलते उसका कच्चा मकान गिर गया। हालांकि बरसात के चलते सभी लोग जग रहे थे, जिसके उनके परिवार बाल बाल बच गया। आपको बताते चले कि खंडहर में तब्दील आशियाने को रहने लायक नहीं रहा, लेकिन उसी छत के नीचे गुजर कर उनकी मजबूरी है, जो प्रशासन के साथ ही माननीय की पोल खोलने को काफ़ी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही लोहिया व इंदिरा आवास योजना की पात्रता की सभी शर्त पूरी के बावजूद भी सूची में इनका नाम शामिल नहीं हो सका, जिसमें मजबूरी को लेकर सभी जीवन यापन कर रहे हैं। हमीरपुर से सील निसार, एएनबी। सकते हैं कि बरसात के चलते एक गरीब परिवार का किस तरह से कच्चा मकान गिर गया। खुले आसमान के नीचे रहने को अब ये गरीब परिवार मजबूर है। पीड़ित परिवार खुले में रहने को मजबूर है। वहीं जो यहाँ पर एक युवती रहती है जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 2 दिनों से कुछ न खाने की वजह से काफ़ी विचलित हैं। इस परिवार के बारे में भी हम आपको जानकारी दे दें। गांव बेरी निवासी बलदेव पुत्र जियालाल मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बीते कुछ दिन पहले बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसका एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी बेटी विमला देवी ने बताया कि उसकी शादी नाका गांव में हुई। ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ रहकर जीवन यापन कर रही है, जिसके 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे को ससुराल वाले अपने साथ रख रहे हैं और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वह अपने पिता के साथ ही रहती है। वहीं 2 दिनों से हो रही बरसात के चलते उनका कच्चा मकान गिर गया। हालांकि बरसात के चलते सभी लोग जग रहे थे, जिससे उनका परिवार बाल बाल बच गया। इससे अब पीड़ित परिवार खुले में रहने को मजबूर है। वहीं पीड़िता विमला ने बताया कि उन्हें ना तो सरकार की तरफ से आवास मुहैया हुआ है, ना कोई सुविधा मिल रही है। खंडहर में तब्दील आशियाना रहने लायक नहीं रहा, लेकिन उसी छत के नीचे गुजर करने की मजबूरी है, जो प्रशासन के साथ ही माननीयों की पोल खोलने के लिए काफी है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिल पाया है, जो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर किस तरह से ये परिवार अब जीवन यापन करेगा। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह का तो ये मकान है और बारिश के चलते इस मकान के और किस तरह के हालात हो गए हैं। छोटे छोटे बच्चे इस समय भूख से परेशान हैं और अभी किसी तरह की सहायता इस परिवार को नहीं मिल पा रही है। गरीबी का ये आलम हमारे माननीयों की, हमारी सरकार की और उन तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है, जो लगातार चीख चीख कर ये कहते हैं कि योजनाओं का लाभ
अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है। अगर वाकई में ऐसा होता तो इस परिवार की हालत आज ये ना होती। पिछले 3 दिन से ये परिवार भूखा प्यासा यहाँ पर पड़ा हुआ है। बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से दिहाड़ी मजदूर भी इस परिवार को नसीब नहीं हो पा रही। और बच्चे इस घर में हैं जो कि इस समय भूख प्यास से बिलख रहे हैं और बच्चों की हालत देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे इनके परिवार का गुजर बसर हो पा रहा है। हमीरपुर की ये तस्वीरें ANB न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, इस घर की हालत आप देख सकते हैं और इन परिस्थितियों को देखकर अंदाज़ा आराम से लगाया जा सकता है कि योजनाओं का लाभ इन्हें कहां तक मिला है। बार बार ये बात कही जाती है कि दिवाली तक गरीब परिवारों को मुफ्त में अनाज मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं कि ना तो 2 दिन से इस घर में चूल्हा जला है और ना ही किसी ने कुछ खाया है। बेरी गांव के गरीब मजदूर का आशियाना बारिश के चलते भर कर गिर पड़ा। परिवार के लोग तो बाल बाल बच गए, लेकिन अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा है। रहे कहाँ, सिर कहाँ छुपाएं, इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं है और ना ही वे ये समझ पा रहे हैं कि आने वाले दिन उनके किस तरह से बीतेंगे। बेरी गांव निवासी इस परिवार की ये तस्वीर, उनके घर की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। 2 दिन से हो रही बरसात के चलते उनका कच्चा मकान गिर गया। हालांकि बरसात के चलते सभी लोग जग रहे थे, इसलिए ये तो बच गए, लेकिन इनके पास कुछ नहीं बचा। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय अजीत सिंह दौला जी, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। सर, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे ANB न्यूज़ पर और ये तस्वीरें काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंच पा रहा है। 2 दिन से आशियाना तो खैर टूट ही गया है, लेकिन अब खाने पीने के लिए भी इस परिवार के पास कुछ नहीं बचा। सरकार तो छोड़िए सर, जिला प्रशासनिक स्तर पर भी किसी तरह की कोई मदद इस परिवार को नहीं मिल पाई है। किसकी कमी है ये? अजीत जी तक आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही है, तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। अभी तक इस परिवार को ना तो सरकार की तरफ से आवास मुहैया हुआ है, ना कोई सुविधा मिल रही है। खंडहर में तब्दील आशियाना रहने लायक नहीं रहा, लेकिन उसी छत के नीचे गुजर करने की इस परिवार की मजबूरी है, जो प्रशासन के साथ ही माननीयों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना का लाभ इस परिवार को नहीं मिल रहा है। इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। आप देखते रहिए ANB। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्रधर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बेरी गांव की तस्वीर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। एक गरीब परिवार का यहां आशियाना उजड़ गया है। बारिश के चलते कच्चा मकान भरा कर गिर गया और लगातार हो रही बारिश के चलते इस परिवार के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि दिहाड़ी मिल नहीं रही है, अनाज इनके पास है नहीं, चूल्हा जला नहीं है और 2 दिन से ये परिवार भूखा है और अब तरस किसी को नहीं आ रहा। बड़ा सवाल यही है कि क्यों प्रशासनिक स्तर पर इनके साथ कोई भी किसी तरह की मदद करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं का लाभ अगर ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर इन योजनाओं का ही क्या लाभ है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अजीत जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सर, आप तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे, ANB न्यूज़ ये तस्वीरें दिखा रहा है। यूपी के हमीरपुर से ये तस्वीरें हैं। एक गरीब परिवार, इतना गरीब परिवार सर कि उनके पास अब अपना छत ढकने के लिए भी, अपना सर ढकने के लिए भी कोई छत नहीं है। सवाल ये है कि लंबे समय से ये इसी गरीबी से गुजर रहे हैं और हर योजना का लाभ इन्हें मिलना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा। किसकी कमी और खामी मानी जाए? देखिए, ये बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है और जब भी कोई ऐसे हादसे होते हैं, विशेषकर बारिश के दौरान या गरीबों पर जब कोई आफत आती है, हमारे देश में संचालित हैं योजनाएं बहुत सारी, गरीबों के आवास के निर्माण कैसे हों, और सरकार ये प्रोग्राम बनाती है। आपने देखा होगा एक बड़े कार्यक्रम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 125 करोड़ लोगों के लिए हमने घर बना दिया है। उत्तर प्रदेश में क्या वजह है कि आपके पास योजनाएं हैं लेकिन गरीबों को उसमें पात्र नहीं है, वो आपकी पात्रता की प्रतिभा शामिल नहीं है। गरीबों को क्यों शामिल नहीं किया जाता, इसके कारण क्या है? क्या ये भी क्या कोई भेदभाव है या वो मिल बांट कर खाने की योजना है?
कि कौन कौन अधिकारी, कौन वहाँ के जनप्रतिनिधि शामिल हैं, क्यों नहीं उन गरीबों के पात्रता के आधार पर घर में शामिल, उनको क्यों नहीं किया, उनके घर के निर्माण क्यों नहीं हो पाया। और आज ये घटना हुई है। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं, ये तो मैं धन्यवाद करता हूँ आपके एएनबी चैनल को, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं कि कम से कम उन गरीबों की आवाज को उठाने का आप काम कर रहे हैं। वरना यहाँ तो आवाज उठाने पर ही अब यहाँ मुकदमे दर्ज होते, उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी दयनीय है। यहाँ गरीबों के हक में खड़ा होना, उनकी आवाज उठाना बहुत मुश्किल काम हो गया। आज योजना है तो चाहे वो लोहिया आवास योजना है, चाहे वो इंदिरा आवास योजना है, ये गरीब परिवार उस योजना में क्यों पात्र नहीं है, ये कौन जिम्मेवार है? जी, आवास की बात तो है ही, आवास की बात तो है ही। सवाल देखिए सर, बहुत बड़ी चीज ये है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है ये गुरुवार का है। गुरुवार देर रात इनका ये घर गिरा, आज रविवार हो चुका है सर। बड़ी बात ये है कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम चीख चीख कर ये कहते हैं कि हम तो दिवाली तक पूरे जो राशन है वो मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं, गरीबों को राशन हमारे यहाँ से मुफ्त में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कौन से गरीब परिवार है जिन तक ये मुफ्त में राशन मुहैया हो रहा है और इन तक तो पहुंच नहीं पा रहा? ये हमारा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य, कम से कम जो हमारी योजना है वो गरीबों के दरवाजे को क्यों नहीं संपर्क कर रही है? वो कहाँ घूम रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो इसमें गरीबों के अधिकारों को खाने का काम कर रहे हैं? वो जिला प्रशासन पे कौन है, वहाँ स्थानीय प्रशासन में कौन लोग हैं जिनकी जवाबदेही है? और वो व्यवस्था क्यों नहीं पहुंच पा रही? कौन जनप्रतिनिधि शामिल है और प्रदेश सरकार के कौन से मुखिया हैं जिनकी जिम्मेवारी है? उस विभाग को हमें देखना चाहिए भाई क्यों, क्या वजह है। बिल्कुल, वजह तलाशनी बहुत जरूरी है और ये जानना बेहद जरूरी है कि जमीनी हकीकत क्या है, इन योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, लोगों तक लाभ इसका पहुंच पा रहा है या नहीं। सर, हमारे साथ इस समय बीजेपी के विधायक जुड़ गए हैं, युवराज सिंह, हमीरपुर से ही हैं वे, और इसी विधानसभा का ये मामला है जहाँ के विधायक युवराज जी हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है युवराज जी आपको? मिल रही आपकी आवाज। सर, मेरा सवाल सीधा सा है, ये तस्वीरें हमें क्यों देखनी पड़ रही हैं? जिस तरह की तस्वीर लगातार एएनबी न्यूज इस समय दिखा रहा है, क्यों देखनी पड़ रही है हमें ये तस्वीर? आपकी योजनाओं का लाभ किन तक पहुंच रहा है सर? इस तरह की कोई घटना नहीं हुई कल परसों में। आपके कह देने से सर झूठ नहीं हो जाएगा। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और आप देखिए, आप एएनबी न्यूज चैनल को देखिए, किस तरह से ये परिवार अभी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने क्वेरी कराई है, मेरी गाँव की तस्वीर नहीं है और कहीं की तस्वीर कोई बता रहा हूँ आपसे बात अलग है। सर, हमारा रिपोर्टर, मैंने गाँव के अपने कार्यकर्ताओं सबसे पूछा, मैंने पुलिस से जानकारी की, लेकिन किसी को उस बारे में कोई जानकारी नहीं। युवराज जी, हमारा खुद का संवाददाता मौके पर गया है, वहां से ये तस्वीरें पूरी ली गई हैं, उसके बाद हम पूरा पुष्टिकरण करने के बाद ये चला रहे हैं। वहाँ पे कोई भी आदमी भूखा नहीं है। जिस तरह से हमसे बताया गया कि आप बता रहे हैं कि भूखा है वहाँ पे आदमी, कोई दीवार नहीं गिरी। परसों के दिन एक दीवार गिरी थी, लेकिन वो घर संपन्न है, उनका घर बाकी पूरा मजबूत बना हुआ है, जो जानकारी हुई है मेरी। और जिस दिन की घटना बता रहे हैं, नहीं, जिस दिन की आप घटना बता रहे हैं उस दिन जो है वहाँ पे सम्मान किया सभी पीटी सेक्टर प्रधानों को। मैं खुरार ब्लॉक में खुद तो मौजूद वहाँ पे, उस दिन ये घटना नहीं थी जिस दिन की बात बता रहे हैं आप। सर, गुरुवार रात की ये घटना है, तेज बारिश हुई और भरभरा कर इनका ये मकान गिर गया, और वो तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके के टूटे फूटे मकान में ये रह रहे हैं। आप कह रहे हैं सर संपन्न है ये परिवार, कहीं से तस्वीरों में संपन्न लग नहीं रहा है। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, सवाल जवाब ऐसे ही होंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको सुना रहे थे बीजेपी विधायक की वो तमाम बातें। वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना उनके विधानसभा क्षेत्र में हुई ही नहीं। वो ये कह रहे हैं ऐसा कोई भी वहां पर मकान नहीं है जो इस तरह से गिर गया। और साथ ही उन्होंने तो बड़ा दावा ये किया है कि जिनकी मकान की दीवार गिरी थी वो तो संपन्न परिवार है। तो उनके ये दावे भी अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या माननीयों को पता ही नहीं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में चल क्या रहा है, किस तरह के परिवार वहां पर रहते हैं, कैसी गरीबी से लोग गुजर रहे हैं। और वो झुटला रहे हैं इन तस्वीरों को भी। वो ये बयान जो दिया जा रहा है, जो पीड़िता खुद कह रही है कि हम 2 दिन से भूखे हैं, हमने कुछ खाया नहीं है, वो इसे भी झुटलाने को तैयार हो रहे हैं। सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। अजीत जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अभी आप सुन रहे होंगे बीजेपी के विधायक को, खैर अभी वो फोन लाइन काट कर जा चुके हैं। वो तो साफ मना कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। अब बताइए क्या कहें, उसी जनता ने आपको चुना है, माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हैं, ये कोई स्थायी चीज नहीं है। और जब हमें कोई जिम्मेवारी जनता ने सौंपी है, हमें बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपने फर्ज को निभाना चाहिए। और हम ये कहें कि साहब कोई भूखा नहीं है, इससे हमारा सच नहीं, उसको नहीं हटाया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जनपद से लेकर ऊपर राष्ट्रीय स्तर के सब ये बात कहते हैं
कि उनको इतना बड़ा झूठ बोलना है कि वो सच छुप जाएगा, लेकिन सच कभी नहीं छुपेगा। सच हमेशा स्थायी है और उसको हम पर्दे में नहीं बंद कर सकते। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जो किसान अपनी बात करता था वो किसान है नहीं, किसान की कोई बात नहीं है, जो असल किसान है वो सही है। तो ऐसे यही सी बात पे यहाँ आप ये भाजपा की तरफ से बात आ रहा, माननीय विधायक को पता होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है कि आदमी अगर गरीब है, छोटा है, ये आपको नहीं पता कि अगर घर गिरा है और घर नहीं बनाने की पोजीशन है, मजदूर आदमी उसकी क्या हालत होगी, मजदूरी मिलने नहीं, मनरेगा की व्यवस्था आप देख रहे हो कि पेमेंट नहीं मिल रहा, मनरेगा बजट कम हो गया, वो जो मजदूरी मिलनी चाहिए तो खत्म होगी, नौकरियां चली गई हैं। आप इस कोरोना काल में लोगों की आमदनी खत्म हो गई है, नौकरियां छिन गई हैं। आप कह रहे बहुत संपत्ता है, एक मजदूर परिवार में अगर इतनी संपत्ता बिना काम के, बिना नौकरी के, बिना कारोबार के है तो ये बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, पूरा उत्तर प्रदेश ही खुशहाल हो। लेकिन जो तस्वीर हमने देखी है, जो तस्वीर सामने है जनता के, वो तो ये कहते हैं कि परिवार मजदूरी से जी रहा था, मजदूरी है नहीं, बहुत गरीबी के हाल है, भोजन तक नहीं मिल रहा। आपके पास में अधिकार है, भोजन देने का हक है, भारत सरकार ने कानून बनाया तो गरीबों के भोजन का अधिकार है, उस भोजन को देने की काम करो और उनके हाथ में काम आए, मजदूरी देने का काम करो। आपके पास योजनाएं हैं कि गरीबों के आवास बनाने की, उन नीतियों का लाभ गरीबों को मिले, उनकी पात्रता है, उन पात्र लोगों के अधिकार को कौन छीन रहा है? क्यों नहीं उनका घर बन रहा है? जो गरीब है, जो हकदार है इस बात के, तो उनकी सुरक्षा दें, उनके हक में काम होना चाहिए। ये कह देना कि साहब वो तो संपन्न है और उसके साथ जो घटना हुई नहीं है, तो ये ऐसा लगता है कि ये हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो जनता हमारे नेताओं को चुनती है और वो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही उनके प्रति है, तो जनता के प्रति नेता की जवाबदेही निश्चित है और वो निभानी चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि माननीय विधायक आप ये इस पर जानकारी लें और ये जो बात आपके सामने आई है उस तस्वीर को देखें कि अगर कोई गरीब परिवार है और उसके साथ आप रोजी रोटी का सवाल है, हमें ये कहनी चाहिए हाँ अगर कमी हुई है हम उसकी हिफाजत करेंगे, मदद करेंगे, सरकार से मदद करा, जिला प्रशासन से मदद कराए। बिल्कुल, यहाँ उनको जवाब ये देना चाहिए था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं भी है तो अब हम आपसे जानकारी लेकर इस परिवार को मदद पहुंचाएंगे। लेकिन ये कह देना कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, सब लोग संपन्न है, किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ये किस तरह का जवाब हुआ? ये जवाब भी समझ से परे है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर नीलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नीलेश, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? नीलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नीलेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? नीलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जानकारी हम एक बार फिर से आपको पहुंचा दें कि ये जो पूरी तस्वीर है ये हमीरपुर के बेरी गांव से है और इस गांव का ये मजदूर और गरीब परिवार है जिसके पास अब आशियाना नहीं रहा है। हालांकि बीजेपी के जो विधायक हैं वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह का कोई भी घटनाक्रम उनके विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ और उनका ये कहना है कि ये किसी और गांव की घटना होगी, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारा संवाददाता खुद जमीनी स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करके आए हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह की स्थिति इस घर के समय बनी हुई है। यहाँ पर खाने के लाले पड़ चुके हैं इस गरीब परिवार, और आप तस्वीरें देख लीजिए, किसी और पर विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है। आप अभी ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि इस परिवार की हालत काफ़ी दयनीय है। अभी जो बारिश हो रही है, परिवार को मजदूरी मिल नहीं रही, कमाई का कोई साधन नहीं बचा है और खाने के लाले यहाँ पर पड़े हुए हैं। बच्चों की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते थे, बच्चे काफ़ी छोटे हैं, गाइडलाइंस भी हैं इसको लेकर, और इसके अलावा इनकी हालत इस लायक नहीं है कि इन्हें अभी दिखाया जा सके। और ये तस्वीरें, इस युवती की तस्वीर आप देख लीजिए जो चीख चीख कर बता रही है कि किस तरह के इनके घर के हालात बने हुए हैं। बावजूद इसके बीजेपी विधायक का ये कहना है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, उनके विधानसभा क्षेत्र में हर कोई संपन्न है। लेकिन सवाल ANB न्यूज बार बार यही पूछता रहेगा कि जो आप ये दावा करते हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक एक एक व्यक्ति के पास पहुंच रहा है, ये दावे कितने सही हैं? अजीत सिंह दौला जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आवाज नहीं पहुंच रही है बीजेपी के नेताओं के पास। अभी एक बात और है, यहाँ पर जो बात कही थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि हम अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, तो इसकी पात्रता कैसे डिसाइड होगी सर? क्या ये तस्वीर जो लोग देख रहे हैं उनके हिसाब से ये परिवार मुफ्त अनाज के लिए पात्र नहीं था? जहाँ तक जो तस्वीर आपने, जो सूचना आपके द्वारा मिली है,
उससे बिल्कुल जाहिर है कि ये परिवार उस पात्रता के दायरे में है और इनका अधिकार किसी न किसी के दूसरे आदमी ने अतिक्रमण किया है। इनके अधिकार की रक्षा हो और इनके घर का निर्माण हो और जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सरकार उत्तर प्रदेश की ये तय करे कि एक नहीं, अगर और भी कोई घटना उनकी हिफाजत करने का काम करें, उनके भोजन का हक है, उनके भोजन की व्यवस्था हो और तत्काल उनकी मदद होनी चाहिए। एक मानवीय आधार पर भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। अगर किसी के साथ में आज ये दुखद घटना हुई है, किसी और के साथ ना हो और जो परिवार पीड़ित है, परेशान है, बलदेव के परिवार की रक्षा हो, उनकी कैसे हिफाजत करने का काम करें, इसमें तत्काल तो उनकी मदद करने की बात हो। ये कह देना कि ये बात झूठी है, मेरे क्षेत्र में नहीं है, आपके क्षेत्र की नहीं है तो किसी ना किसी के क्षेत्र की है। बिल्कुल, वो बेरी गांव वो आपके क्षेत्र में अगर नहीं है तो किसी दूसरे माननीय विधायक के क्षेत्र में होगा। उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी मदद करने का काम करो। खेत के बांटने के बजाय ये कोशिश हो कि उनकी मदद कैसे हो। आपके पास योजना है, उनका हक है, उनका हक किसने छीन लिया, वो कौन दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस परिवार की मदद की जाए। सर बात यह है कि कुछ तस्वीर, जैसे ये तस्वीर तो सामने आ गई, अभी ऐसे और कितने परिवार होंगे ये भी हमें नहीं पता। ये तस्वीर तो खुलकर सामने आ गई कि ऐसा एक परिवार रह रहा है जो इस समय इतना ज्यादा प्रताड़ित है। ऐसे और कितने परिवार होंगे ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी है। जनता ने सरकार को चुना, माननीय विधायकगणों को चुना और जनता जब आफत में, परेशानी में, दुख में हो, संकट में हो तो उन्हीं सम्मानित विधायकों को जिनको जनता ने चुना है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये कहने के बजाय कि ये मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये घटना नहीं घटी है, तो ऐसा लगता है कि हम क्यों ऐसी बात करते हैं जो जग जाहिर है, सबके सामने तस्वीर साफ है। ये परिवार के साथ हुआ है, परिवार की मदद कैसे की जाए इस बहुत गंभीरता से माननीय विधायकगण और सरकार को इसमें काम करना चाहिए। जिला प्रशासन कहाँ चूक हुई है, कहाँ उनकी मदद नहीं हो पाई है, वो मदद करने की तरफ तत्काल उसमें काम होना चाहिए। जिस आदमी को, जिस परिवार को आज भोजन नहीं मिल पा रहा है, आज उस भोजन की व्यवस्था कैसे हो उनके परिवार को, तो आज छत नहीं है, भोजन नहीं है, फिर भी हम ये कहें कि ये घटना नहीं हुई है, फिर ऐसा लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हमें मदद करने के साथ खड़ा होना चाहिए, उनके परिवार के साथ खड़े हों, सरकार खड़ी होगी, हमारे चुना हुआ निर्वाचित एमएलए उनके साथ खड़े हो, सांसद खड़े हो, तो ऐसा लगेगा कि हमने जिनको चुना वो शायद हमारे साथ खड़े हैं, तो आज उन्हें सहारा मिलेगा। सहारा देने के बजाय हम ये कहें उनको कटघरे में खड़े कर रहे हैं, कोई घटना ही नहीं हुई है, तो फिर ये तस्वीरें क्या कहती हैं, फिर ये बात कैसे आप इसको कहेंगे कि ये झूठ है। परिवार की बाइट इसमें है, परिवार ने अपनी बात कही है और वो बता रहे हैं कि हम खाने हमें नसीब नहीं हो रहा, हमारे पास रहने के लिए छत नहीं है, तो उसका इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उनके घर बनाने का अधिकार है, आपके पास में निधियां हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ उन परिवारों को मिले जो इसके हकदार हैं। इस पे काम करना चाहिए और माननीय विधायक इस पे काम करें तो ये लगेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ कि मेरा जो काम था मैंने निभाया। जनता संकट में है, परेशान है और ऐसे बहुत सारे मैं ये आपको देना चाहूंगा। चैनल अगर कोई बात दिखा रहे हैं, सब चैनल के पास सब लोगों की तस्वीर नहीं पहुंचती, सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती, लेकिन हम लोग जनता के बीच में, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हमारी कोशिश हो ऐसे परिवार, ऐसी सूचनाएं मिलती है तो हम तत्काल सत्ता उनके निकट पहुंचे, उनकी मदद करने का काम करें। बिल्कुल सर, आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि विपक्षी दलों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी इस तरह का कोई परिवार दिखाई दे जो इतना मजबूर हो, मदद पहुंचाई जानी चाहिए, एक मानवता के नाते ही सही। दौला जी बिल्कुल पहुंचनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही हमसे बहुत ज्यादा देखते हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उनका विभाग है, वो पूरा सिस्टम उनके साथ खड़ा है, उनकी जिम्मेवारी नंबर 1 पे बनती है और बाकी सामाजिक रूप से सबकी जिम्मेवारी बनती है। ऐसे परिवारों की मदद हमेशा होनी चाहिए और आपने भी मदद की, उनको आज उजागर करके उनकी तस्वीर को बाहर निकाल कर सबके सामने रखा कि ऐसा परिवार है जिसके पास में न खाने के लिए है, न रहने के लिए है और बहुत परेशान है। तो परेशानी में हम सब लोग उनके परिवार की मदद करें और सरकार की जवाबदेही है। ये कह देना कि वो घटना नहीं हुई है, ये बहुत दुखद है। बिल्कुल, ये बयान कहीं से भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए और आपने अपना वक्त हमें दिया। ये खबर वाकई में झकझोर कर रख देने वाली है कि किस तरीके से एक परिवार जो इतना ज्यादा परेशान है, इस परिवार की मदद कौन करेगा। और राष्ट्रधर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा से तीसरे मोर्चे का जाल बुना गया और इसके सूत्रधार बने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंच पर बुलाया और बंद कमरे में दोनों दिग्गजों की चर्चा हुई। इस दौरान जदयू के महासचिव डॉक्टर केसी त्यागी भी मौजूद थे। ओम प्रकाश चौटाला चाहते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करें। दरअसल राजनीति में कोई मुलाकात केवल शिष्टाचार के वशीभूत नहीं होती। हर मुलाकात का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, उसमें मंतव्य जरूर छिपा होता है। हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रविवार को हुई मुलाकात को भी इसी राजनीतिक मंतव्य की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले दोनों मित्र नेता बंद कमरे में घंटों साथ रहे। भोजन भी हुआ और राजनीति पर चर्चा भी। चौटाला की रणनीति है कि उनके द्वारा बुने जा रहे तीसरे मोर्चे के जाल का नेतृत्व निर्विवाद नेता के रूप में विख्यात नीतीश कुमार करें। नीतीश ने अभी अपने पत्ते हालांकि नहीं खोले हैं और ये देखने वाली बात रहेगी कि तीसरे मोर्चे की जो ये कवायद है वो किस तरह से शुरू की जाती है। आज की जो ये बैठक हुई है नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला की, ये कई मायनों में अहम मानी जा रही है। वैसे भी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू हो जाए, एक तीसरा मोर्चा जरूर खड़ा हो, लेकिन अभी किसी तरह की कोई रणनीति इसको लेकर नहीं बनाई गई है, कोई रूपरेखा इसको लेकर तैयार नहीं की गई है। पर उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इस तरह के दो दिग्गज नेता साथ में आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, कुछ ऐसी बड़ी यहाँ पर कवायद शुरू होगी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दिक्कत खड़ी कर सकती है। तो तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी है। अपने पुराने मित्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने लंच पर बुलाया। इस दौरान बंद कमरे में दोनों नेताओं की लंबी चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच तीसरे मोर्चे पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों ही नेता इस बात को साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी तरह से कोई तीसरे मोर्चे का गठन नहीं किया जा रहा है, लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि चौटाला तीसरे मोर्चे की अगुवाई नीतीश कुमार से कराना चाहते हैं। टीचर भर्ती घोटाले में सजा काट चुके हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला बीते दिनों जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो जनता दल नेता केसी त्यागी उनसे मिलने पहुंचे थे। उस समय चौटाला की बाजू में फ्रैक्चर था। साथ भोजन और बातचीत के करीब 2 घंटे में त्यागी ने वहीं फोन पर चौटाला से नीतीश कुमार की बात कराई थी। उसी समय नीतीश कुमार ने चौटाला का भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला ने मुलाकात काफी सोच समझ कर की है। नीतीश शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करते नजर आए तो चौटाला ने नीतीश कुमार के अपने हाथों से उन्हें खाना भी परोसा। इस मौके पर इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और उनके बेटे कर्ण चौटाला भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार की अगुवानी कर्ण ने ही की। हालांकि जेजेपी के रूप में अलग पार्टी बनाने से पहले यह काम दुष्यंत चौटाला किया करते थे। आपको बता दें कि अन्य विपक्षी दलों से भी जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ओम प्रकाश चौटाला की इस तरह की जानकारी मिलकर आ रही है इस समय, और ये कहीं ना कहीं जब जाहिर भी है कि केंद्र की बीजेपी सरकार को टक्कर देने की कोशिश इस समय हर पार्टी कर रही है। अभी थोड़ी दिन पहले ही यहाँ पर दिल्ली में खुद ममता बनर्जी पहुंची थी। उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की थी और कोशिश की थी कि एक नया नेतृत्व चुन लिया जाए, एक नया मोर्चा बना लिया जाए। हालांकि उनके ये कवायद इतनी सफल होती हुई नजर नहीं आई। अब हरियाणा से तीसरे मोर्चे का जाल बुना गया और इसके सूत्रधार बने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लंच पर बुलाया और बंद कमरे में दोनों दिग्गजों की चर्चा हुई। इस दौरान जदयू के महासचिव डॉक्टर केसी त्यागी भी मौजूद थे। ओम प्रकाश चौटाला चाहते हैं कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे का नेतृत्व करें, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। राजनीति में कोई भी मुलाकात केवल शिष्टाचार के वशीभूत नहीं होती। हर मुलाकात का कोई ना कोई मतलब होता है, उसमें मंतव्य छिपा होता है। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रविवार को ही मुलाकात भी इसी राजनीतिक मंतव्य की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले दोनों मित्र नेता बंद कमरे में घंटों साथ रहे। भोजन भी हुआ और राजनीति पर चर्चा भी।
चौटाला की रणनीति है कि उनके द्वारा बुने जा रहे तीसरे मोर्चे के जाल का नेतृत्व निर्विवाद नेता के रूप में विख्यात नीतीश कुमार करें। हालांकि नीतीश ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नीतीश कुमार इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के गुरुग्राम स्थित आवास पर उनसे मिलने खुद पहुंचे। जनता दल यू के महासचिव डॉक्टर केसी त्यागी इस मुलाकात के सूत्रधार बने। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में सजा पूरी चौटकर जब चौटाला जेल से बाहर आए थे, तब भी केसी त्यागी ही उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उस समय चौटाला की बाजू में फ्रैक्चर था। केसी त्यागी और चौटाला ने उस समय इकट्ठे भोजन किया और दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। और वहीं हम आपको बता दें कि केसी त्यागी से मुलाकात के बाद चौटाला ने जिस दमखम के साथ ये बयान दिया था कि वे भाजपा व कांग्रेस के विरुद्ध तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं, तभी लग रहा था कि चौटाला कुछ ऐसा करेंगे जिनके जरिए न केवल इनेलो के काडर बेस कार्यकर्ता को दोबारा पार्टी में पूरी मजबूती के साथ जोड़ा जाए, बल्कि पोते दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ खड़े होने के फैसले पर भी सवाल उठाए जा सके। राजनीतिक विश्लेषक ईशान त्यागी जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। ईशान त्यागी जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ईशान जी? ईशान जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी, मेरे को आपकी आवाज पहुंच रही है। सर, मेरा सवाल ये है कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात हुई है, क्या इसे तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास के रूप में देखा जाए? देखिए, हर नेता दूसरे राजनेता से मिलने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे तो ममता बनर्जी जी भी एक फ्रंट की बनाने की कोशिश कर रही हैं और आप देखें तो नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी को अगर वो जोड़ना चाहते हैं तो वो उनका अपना व्यक्तिगत वो है। अगर वो एनडीए के साथ उनको जोड़ना चाहते हैं तो बात अलग है। अब आप इसमें 2-3 पेज हैं वो उनको देखने पड़ेंगे कि क्या वो एनडीए के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी को जोड़ना चाहते हैं या अपना कुछ अलग फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। हालांकि मेरा मानना ये है कि भारतीय जो राजनीति है उसमें जो लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, उनको स्थिरता पसंद है। राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए देश में। इस तरह की फ्रंट की कई सरकारें बनी हैं, लेकिन वो सरकारें हमेशा विफल रही हैं। तो मैं हर चैनल पे यही जाके बोलता हूँ और आपके चैनल पे भी मैं यही बात बोलूंगा कि इस तरह की जो फ्रंट की सरकारें हैं, जो छोटे छोटे दलों को मिला के बनती हैं, जिनकी टोटल सीट आप देखें एक पार्टी की 20-25 तो हाईएस्ट सीट होती हैं उसकी, तो इस तरह की जो फ्रंट बनते हैं ये ट्राइड टेस्टेड और फेल्ड फॉर्मूला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे देखिए कि हम जो भारत का जो एक तरह से पास्ट रहा है उसमें इस तरह की 6 हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन 6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल मिला के अगर आप देखें तो लगभग टोटल मिला के 6 साल रहा है, यानी कि एक प्रधानमंत्री 1 साल भी सरवाइव नहीं कर पाया ऑन एन एवरेज। तो इस तरह की चीजें भारत की जो जनता है उसको पसंद नहीं है। तो मेरा यहाँ पे यही मत है कि अभी इसमें हम बहुत जल्दी होगी है बोलना कि ये 3rd फ्रंट है, 4th फ्रंट है या 5th फ्रंट है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि नीतीश कुमार जी अगर एनडीए से अलग होने के संकेत दे रहे हैं तो ये एनडीए के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अगले चुनाव में भी जो 2022 में हो रहे हैं राज्य के चुनाव और 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें भी सबसे बड़ी चिंता का विषय। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है ईशान जी, देखिए राजनीति में कोई भी मुलाकात केवल शिष्टाचार के वशीभूत नहीं होती। हर मुलाकात के पीछे कुछ ना कुछ मंतव्य छिपा होता है। तो इस मुलाकात के पीछे क्या मंतव्य माना जाए? देखिए, इस मुलाकात के पीछे अभी मुलाकात की जो डिटेल्स हैं वो मैंने अभी नहीं देखी हैं अभी तक तो। लेकिन ये है कि अगर शिष्टाचार मुलाकात है, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात ऐसे कुछ नहीं होती, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। हर राजनीतिक मुलाकात का कोई ना कोई तो उपलक्ष्य होता है, कोई ना कोई उसका जो लक्ष्य होता है वो पहुंचने की कोशिश करती हैं सारी राजनीतिक पार्टियां। लेकिन इसमें अभी हमको डिटेल्स आने दीजिए थोड़ा बाहर, उसके बाद ही हम देख पाएंगे कि वो एनडीए के साथ उनको जोड़ना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 2 ही ग्रुप हो सकते हैं जो भारत की राजनीति को चला सकते हैं, या तो बीजेपी लेड एनडीए ग्रुप या फिर कांग्रेस लेड यूपीए ग्रुप, जो कि स्थिरता के साथ भारत की जो सरकार है वो बना सकते हैं। कोई भी 3rd, 4th, 5th फ्रंट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनेगा। और अगर वो इस तरह का कोई दल बनता भी है, 3rd फ्रंट, 4th फ्रंट, 5th फ्रंट, कोई सा भी नंबर दे दीजिए आप उसको, तो वो ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगा।
दूसरी बिल्कुल। और महत्वपूर्ण चीज सबसे यहाँ पे ये बड़ी है, बात ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब ओम प्रकाश चौटाला अपनी सजा पूरी करके वापस लौटे थे तब केसी त्यागी ही उनसे मिलने पहुंचे थे। जब वो जेल से बाहर आए थे उस समय केसी त्यागी के साथ उनकी बातचीत भी हुई थी। काफी देर तक दोनों ने बंद कमरे में बातचीत की, 2 घंटे के आसपास। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो केसी त्यागी ने बड़ा दमखम के साथ ये बात कही थी कि ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी और कांग्रेस के विरुद्ध एक तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं। उनका वो बयान अब इस समय काफी ज्यादा यहाँ नोटिस हो रहा है कि वो तभी ये बात कह रहे थे, तो क्या तब से ही वो प्रयास चल रहा है? नहीं हो सकता है ये प्रयास चल रहा हो, लेकिन नीतीश कुमार जी को अपनी पोजीशन देखनी पड़ेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी की अगर आप देखें, उनको सुशासन बाबू बोला जाता है। हालांकि बिहार में कोई सुशासन है नहीं, और बिहार का हमको पता है कि कितना अभी तक विकास हुआ है। बिहार का जो विकास है वो निचले पायदानों पे चल रहा है। बिहार की जो जनता है उसके पास ना रोजगार है, ना अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। हमने देख लिया कोरोना में। और उन्होंने, नीतीश कुमार जी की आदत है कि वो पहले तो कांग्रेस के और आरजेडी के कंधे पे बैठ के उन्होंने सरकार बनाई, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के पास दोबारा चले गए। अब वो कोशिश अगर कर रहे हैं तीसरे मोर्चे की, चौथे मोर्चे की, तो उनको अपनी पहले राजनीति डिफाइन करनी पड़ेगी कि वो क्या किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि बिहार में अब उनका ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता समझ चुकी है कि नीतीश कुमार जी जो है वो बिल्कुल उनका सुशासन बाबू नहीं नाम होना चाहिए, कुशासन बाबू नाम होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो मेरे को खबरें बिहार से मिल रही हैं इस टाइम। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हुआ, अभी नया जेडीयू का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुना गया है, ये सारे घटनाक्रम क्या दर्शा रहे हैं? वाकई में दिखा रहे हैं कि जेडीयू का जितना वर्चस्व हुआ करता तब वो नहीं रहा है, खुद नीतीश कुमार का अब उतना वर्चस्व नहीं रह गया। जी देखिए, आप जब आप एक दल को छोड़ के, आपने एक बड़े दल को छोड़ा, आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, आपने एनडीए को छोड़ा, आप दूसरे दल के साथ जाके आपने सरकार बनाई। उन लोगों ने आपको, आपकी सीटें कम होने के बावजूद भी एक बार आपको मुख्यमंत्री बनाया। फिर दोबारा अपने पुराने दल के पास चले गए। जो भी आपकी देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उन्हीं को पूर्ण करने के लिए वो अपना भारतीय जनता पार्टी के पास वापस चले गए। तो वो साफ दर्शाता है कि वो एक तरह से कमजोर हो गए देखिए भारतीय जनता पार्टी के आगे। हालांकि वो है तो मुख्यमंत्री अभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना अपना बेस बढ़ा लेगी, आरजेडी इतना अपना बेस बढ़ा लेगी कि जेडीयू की जो सरकार है या जेडीयू पार्टी जो है वो अब परफॉर्म नहीं कर पाएगी आने वाले टाइम में। क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, बिल्कुल आज विकास बिहार में हुआ नहीं है। दो चीजें ये अगर मुद्दे अगर बनते हैं बिहार की जो चुनाव होंगे उसमें, तो उस हिसाब से जेडीयू का हारना तय है। इसलिए देखिए वो रिवैम्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपने जो पदाधिकारी हैं उनको भी चेंज कर रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बिहार चुनाव में भी। उसको देखते देखते ये लग रहा है कि जेडीयू बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली है आपकी बात। बिल्कुल। और इस समय आरबी उपाध्याय जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात हुई है और काफी लंबी ये मुलाकात चली, बंद कमरे में दोनों नेताओं की ये बैठक हुई। किस तरीके से आप इस मुलाकात को और बैठक को देख रहे हैं? कोई नई सुगबुगाहट यहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश की मुलाकात को न देखा जाए, आप देखेंगे जिस तरीके से ममता बनर्जी का आना और केंद्र में सोनिया गांधी के और दूसरे नेताओं से मिलना, तो देखिए बड़ा तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा एक्चुअली बेटर होगा। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने खेला होगे, जो उन्होंने बंगाल में चलाया, वो यहाँ एक्चुअल में लाना चाहती हैं। और देखिए नीतीश का जहाँ तक प्रश्न है, तो इससे पहले आप देखेंगे नीतीश को लोग पीएम फेस मानने लगे थे सुशासन बाबू के नाम से और वो सब चीजें। तो देखिए कहीं न कहीं इस पीएम फेस से और वो सीएम फेस भी कह रहे एक उसमें सौगात में मिलना, तो ये कहीं न कहीं बड़ा चिंता का विषय नीतीश कुमार के लिए है। क्यों बीजेपी जिस तरीके से बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आई है और उन्हीं की वजह से भी संख्या बल न होते हुए भी नीतीश कुमार को जो सीएम का पद मिला, तो वो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका कार्य करने का तरीका देखिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी अध्यक्ष का चयन करना और फिर जिस तरीके से
ममता बनर्जी सक्रिय हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं उसी कड़ी में ये चाहते हैं कि भी कुछ लोगों के साथ वो मिले। तो उनकी जो बहुत पहले एक दावेदारी थी, लोग मानते थे कि भी नीतीश भी पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं अगर गठबंधन कहीं होता है, उस गठबंधन में सही सीटों की शेयरिंग के लिए और गठबंधन का हिस्सा बने, तो वो संभावनाएं तलाशते। और देखिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है वो संभावनाएं तलाशता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। ये बात अलग है कि भी नीतीश की पार्टी अभी बिहार से बाहर नहीं निकल पाई, बिल्कुल, और वो जहां जहां उन्होंने कोशिश भी की है वहां कोई अच्छे सापेक्ष परिणाम नहीं आए। तो अब जो राजनीति है कि वो बिहार से बाहर निकले, तो वो किसी गठबंधन के सहारे ही निकल सकते हैं, चाहे वो। और एक चीज ये भी है सर, अलग अलग हर कोई कोशिश कर रहा है एक एक नया मोर्चा खड़ा करने की। अभी जैसे ममता बनर्जी की भी हम बात कर रहे थे, फिर यहाँ पर अब ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे करके कितने मोर्चे बन जाएंगे? बात तो वही रही ना कि विपक्षी एकजुटता तो फिर नजर ही नहीं आएगी बीजेपी से लड़ने के लिए। सवाल ऐसे ही बरकरार रहेगा मेरा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस मुद्दे का रुख कर लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार और ओम प्रकाश चौटाला की मुलाकात के बारे में हम बात कर रहे थे। आरबी उपाध्याय जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो मेरा सवाल था कि इस तरह से अगर छोटे छोटे मोर्चे बन जाएंगे, छोटे छोटे मोर्चों का गठन हो जाएगा, तो विपक्षी एकजुटता के सपने का क्या होगा? अभी ये कह देना कि मान लीजिए कोई मुलाकात हुई है तो वो गठबंधन हो गया, ये जल्दबाजी होगी जी। देखिए, और अभी लोकसभा का इलेक्शन भी काफी दूर है, समय है उसमें भी, तो अभी से संभावनाएं तलाश की जाती। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो संभावनाएं हैं वो सच्चाई में हो जाएंगी। कई बार होता भी है कि गठबंधन बनते हैं, आखिरी मोमेंट पे आप देखेंगे एक सवाल अगर हम लड़ते हैं, और जो इतिहास रहा है गठबंधनों का वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। जनता देख चुकी है कि इलेक्शन के लिए, ठीक है, या कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गठबंधन करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं आती हैं और वो गठबंधन सब टूट जाते हैं। कुछ तो इलेक्शन से पहले ही टूट जाते हैं, सीट शेयरिंग पे ही नहीं बात नहीं बन पाती है तो वहां टूटते हैं। कुछ इलेक्शन के बाद भी अगर इलेक्शन तक चल गया, इलेक्शन के बाद टूट जाते हैं। तो देखिए ये कोई कह देना कि भी अलग अलग गठबंधन है, नीतीश और चौटाला जी मिल लिए या ममता बनर्जी मिल ली तो सब उनके झंडे के अंदर आ जाएंगे। विपक्ष में अहम है कौन किसका अंकुश मानेगा, किसको नेता मानेगा। हर राजनीतिक दल का जो भी लीडर है वो अपने आप में नेता है, वो कहता है कि नहीं सब मेरे अंडर में आ जाइए। अब कौन किसको एक्सेप्ट करेगा? पहले देखिए कोशिश हुई थी बिना कांग्रेस के गठबंधन बनाने की, बाद में ये आया कि भाई नहीं, बिना कांग्रेस के कोई भी गठबंधन है तो वो बेमानी होगा। तो उसके बाद फिर कांग्रेस से भी, तो अभी ये कहते हैं ना जैसे प्री मानसून बारिश होती है, तो उस तरीके से ये कवायद कि भी गठबंधन हो सकते हैं, संभावनाएं कहाँ क्या क्या संभावनाएं बन सकती है वो तलाशी जा रही है। बिल्कुल, अभी से हम ये कह दें कि ये सब गठबंधन परिवर्तित हो जाएंगे, वो बिल्कुल। और कहीं ना कहीं तो यही दिख रहा है सर कि बारात तो इकट्ठी हो ही जाती है, लेकिन बात वहीं अटक जाती है कि दूल्हा कौन बनेगा। बारात तो इकट्ठी हो ही जा रही है, पहले भी हो गई थी और अब एक बार फिर से इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है, दूल्हे पर जाकर बात अटक जाती है। एक बार विपिन शर्मा जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सवाल सीधा सा है, ओम प्रकाश चौटाला और नीतीश कुमार की मुलाकात को आप किस तरह से देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, राजनीति में कोई भी मुलाकात शिष्टाचार तो नहीं होती, कोई ना कोई मंतव्य जरूर होता है। महज कहना कि ये शिष्टाचार के तहत एक हम लोगों की बैठक हुई तो ये किसी की भी बात गले नहीं उतरेगी। और यहाँ पर अगर राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा होता है और राजनीतिक मायने होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि हम लोग सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर निश्चित बात है, क्योंकि सभी सारे राजनीतिक दलों को 2022 के राज्यों के चुनावों की अहमियत पता है और सबसे बड़ा चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होगा 2024 का। और यहाँ पर देखिए 2019 में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे बढ़ चढ़कर गाजे बाजे के साथ गठबंधन महागठबंधन का गठन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, परिणाम क्या आए, वो सबके सामने छुपा नहीं है किसी से।
और यहाँ पर लोकतंत्र में हर किसी को, हर राजनीतिक दल को हक है कि वो अपने अंदाज में गठबंधन बनाए और जिनके साथ उनको लगता है कि वो एक अच्छे समीकरण बैठेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार का मिलना, देखिए एक बात है कि एक तरफ अगर आप इसका दूसरा पहलू लें कि अभी हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात करी और वहां पर ये बोला जा रहा था कि पश्चिम बंगाल की जो उनको वहां की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, उसके बाद उनका मनोबल 7वें आसमान पर आ गया और बाकी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं ने उनको बोला होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि आप 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े हो, उनको आप ही कांटे की टक्कर दे सकते हैं, आप ही उनको उनके सामने खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक वो बात है, लेकिन उसके पहले देखिए ममता बनर्जी तो उनका नाम तो अभी आया, लेकिन पहले से ये बातों का अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर सही मायने में प्रधानमंत्री मोदी को कोई टक्कर दे सकता है या प्रधानमंत्री का कोई चेहरा बन सकते हैं विपक्ष की तरफ, तो वो नीतीश कुमार है। लेकिन उसमें बिहार में आपस में गठबंधन की सरकार है, एनडीए है, तो यहाँ पर वो बात उसको फिर वो ज्यादा उस बात ने तूल नहीं पकड़ा। लेकिन अब जो ये बैठक हुई है तो यहाँ पर और सबसे बड़ी बात है, देखिए किसानों के आंदोलन से इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर किसान का जो आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, दिन भर दिन और उग्र हो रहा है। और किसानों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम लोग जब तक ये कृषि कानून इनकी वापसी नहीं होगी तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। और आप देखें हर कोई राजनीतिक दल उस किसान आंदोलन के जो आंदोलन चल रहा है उसका महत्व समझ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने खुलकर समर्थन दिया, कांग्रेस का खुल के समर्थन, राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके संसद पहुंचे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार भी भली भांति समझते हैं कि ऐसे ना हो कि आने वाले वक्त में एक इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाए, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। वो राजनीति में काफी लंबे समय से हैं तो उन्हें अनुभव भी काफी ज्यादा है। सर माफी चाहूंगी, समय की कमी है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ENB न्यूज। नमस्कार।